नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी सेक्शन नंबर 27 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और उसका प्रोवाइजो। और पिछली वीडियो में हमने बेसिक देखा इसका और ये जानने की कोशिश करी कि ये कौन सी सेक्शन का प्रोवाइजो था। अब वो समस्या किस तरीके से दूर हो गई है, क्या नई समस्या खड़ी हो सकती है। इसमें जो एक्सप्रेशन यूज हुआ हमने शुरुआत कर दी थी कि ये वाला एक्सप्रेशन व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड in consequence of any information received from a person accused of any offense in custody of a police officer। अर्थात ये सेक्शन शुरू जब होगी, पिक्चर में जब आएगी, जब पहले कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में होगा, फिर उस व्यक्ति ने पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में ही रहते हुए कोई इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दी होगी। अगेन मैं कह रहा हूं, पुलिस ऑफिसर को दी होगी और उस इंफॉर्मेशन के कंसीक्वेंस में, उस इंफॉर्मेशन के परिणाम स्वरूप उस पुलिस ऑफिसर ने किसी फैक्ट की डिस्कवरी की थी। ऐसी डिपोजिशन कोर्ट के सामने दी गई है। तो तब आगे क्या पोर्शन शुरू हो सकता है। अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं हुई तो इस सेक्शन का आगे का जो पोर्शन है, सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन मे बी प्रूव्ड, वो क्वेश्चन में नहीं आएगी। यानी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये कंडीशन प्रीसीडेंट है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्यों? हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सेक्शन 25 एंड सेक्शन 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोनों को मिलाकर उनका एक्सेप्शन है ये सेक्शन। और उन दोनों सेक्शंस का ब्रीफ में अगर आपको बताऊं, वो जानना जरूरी है, हर वीडियो में जानना पड़ेगा जब जब आप 27 पढ़ेंगे। तो अगर कोई कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दिया गया, आप मत बोलना पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया, नहीं, पुलिस ऑफिसर को दिया गया, प्रूव नहीं किया जा सकता। कोई कन्फेशन पुलिस कस्टडी में दिया गया, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो किसको दिया गया, पुलिस को नहीं दिया गया, बस इतना जरूर है सेक्शन 26 में। क्योंकि पुलिस को दिया गया तो ये तो रिपीटेशन हो जाएगा सेक्शन 25 का। अर्थात पुलिस की कस्टडी में कन्फेशन दिया गया तो वो भी प्रूव नहीं किया जा सकता है। और इस 26 का एक एक्सेप्शन है कि वो प्रूव किया जा सकता है अगर पुलिस कस्टडी में रहते हुए कन्फेशन इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट दिया था। और इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट को जो हमने एक्सप्लेन किया था, तो ये निकल कर आया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हम लोगों ने देखी, तो मीनिंग ये निकलता है इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट का मतलब है कि मैजिस्ट्रेट साहब ने रिकॉर्ड किया हो। मैं इसको और भी दूसरे तरीके से प्रूव कर सकता हूं कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट का मतलब है कि मैजिस्ट्रेट साहब ने रिकॉर्ड किया हो। अगर पुलिस की कस्टडी में किसी एक्यूज पर्सन ने कोई कन्फेशन मैजिस्ट्रेट साहब की उपस्थिति में कर दिया और मैजिस्ट्रेट साहब ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो जुडिशियल कन्फेशन की कैटेगरी में कभी भी नहीं आएगा और ना ही उसको फिर प्रूव किया जा सकता है। मैं अगर आप कहेंगे तो मैं और फर्दर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और देखिए, कानून में ही लिखा होता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं कि कानून में से ही देखकर इंटरप्रिटेशन देते हैं कि इसका मीनिंग ये निकलता है। उनमें और हमारे में अंतर इतना है कि हम केवल और केवल एक प्रोविजन पढ़ते हैं, एक सेक्शन, एक धारा पढ़ते हैं, वो पूरे का पूरा एक्ट पढ़ते हैं। और पूरा एक्ट पढ़ने के साथ साथ कुछ और दूसरे एक्ट्स भी पढ़ते हैं, उनके आधार पर डिसीजन लेते हैं कि इस फ्रेज का क्या मीनिंग होगा, इस एक्सप्रेशन का ये मीनिंग होगा, इस शब्द का ये मीनिंग होगा। तो आप ये बात तो तय कर लीजिए कि इन द प्रेजेंस ऑफ, इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट का मतलब है कि मैजिस्ट्रेट साहब उसको रिकॉर्ड कर लेंगे तो ठीक है, 164 सीआरपीसी या 281 सीआरपीसी, अदरवाइज वो फिर जुडिशियल कन्फेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा।
अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस सेक्शन को 27 इंडियन एविडेंस एक्ट को जब 23 में लाया गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन जब 23 में इसको शिफ्ट किया गया, तो केवल और केवल एक वर्ड हटाया है और कंटेंट में कोई चेंज नहीं आया। केवल एक वर्ड हटाया है। क्या वर्ड हटाया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ में मैंने आपको यह भी बताया कि जब जब कोई वर्ड हटाया जाएगा तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, हो सकता है ना भी पड़े, बट आपको मानना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको तलाश करना हमारी ड्यूटी है। दूसरी बात, जब जब सीक्वेंस चेंज करेंगे, चैप्टर चेंज करेंगे, जब जब प्लेसमेंट चेक करेंगे, चेंज करेंगे किसी प्रोविजन की, तब भी मीनिंग चेंज होने के चांसेस हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यह दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट से और आज तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 23 और उसके प्रोवाइजो तक किस तरीके से इसकी जर्नी रही है इस सेक्शन की। क्योंकि जब आप पूरी जर्नी एक बार देख लेते हैं, जब पूरी हिस्ट्री आप समझ लेते हैं, तो आप डिसीजन अच्छा ले पाते हैं, मीनिंग सही निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यह भी पता होता है कि पहले क्या वर्ड्स थे, तब क्या मीनिंग निकल रहा था, अब क्या हटाया गया, क्या ऐड किया गया, उससे क्या चेंज आया और फाइनली आज की डेट में किस तरीके से उसको बनाया गया। तो सबसे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, और ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आज आप ये वाली बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, मैं दावा कर सकता हूं। और अगर मेरी बात ये झूठ है, मैंने जो अभी बोला है कि आप नहीं सुनेंगे, ये बात अगर झूठ है, सच नहीं है, तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सच नहीं है, आपने सुना है पहले। और अगर सचमुच में नहीं है तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ नहीं है। दोस्तों मैं एक बात आपको और बता दूं कि मैं जो यहां पर आप लोगों को जानकारी देता हूं ना, मैं उन लोगों के लिए जानकारी बिल्कुल नहीं देता हूं जिनको 1 साल में एग्जाम पास करना है, जिनको 2 साल में एग्जाम पास करना है। उन लोगों के लिए बिल्कुल उनके एंगल से मैं यहां जानकारी नहीं देता हूं। उनको जानकारी अच्छी लगे, नोट करें, किसी टॉपिक पे अगर उनको कहीं दूसरी जगह जानकारी नहीं मिल रही है तो यहां देख सकते हैं। बट मैं बिल्कुल दावा नहीं करूंगा कि वो मेरे चैनल को देखकर 1 साल में या 2 साल में कोई जुडिशरी का एग्जाम पास कर सकते हैं। तो फिर मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूं, मैं किसको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं? तो दोस्तों मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं उन स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स 5 ईयर LLB फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, या फिर प्रैक्टिसिंग यंग प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं जिन्होंने अभी अभी प्रैक्टिस में एंट्री की है। क्योंकि जब वो प्रैक्टिस में कोर्ट्स के सामने खड़े होंगे, सामने एक अपोनेंट होगा और आपको पता ही नहीं होगा कि वो अपोनेंट आपसे कितना ज्यादा जानता है, कितनी पुरानी उसकी प्रैक्टिस है, उसको किस तरीके से आप हैंडल करेंगे, आपको पता ही नहीं हो। तो आपके पास केवल और केवल एक ही चारा बचता है कि आप अपने आप को मोर मोर एंड मोर शार्पन करके आप मैटर में खड़े हो, कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो। तो ऐसे सभी लोगों के लिए मैं जानकारी देना चाहता हूं और वही मैं कोशिश कर रहा हूं। तो अगर मान लो आपका कोई जानकार है, आपका बच्चा है, आपका रिलेटिव है, आपके दोस्त का बच्चा है और वो जुडिशरी का एग्जाम पास करना चाहता है और अभी 5 ईयर LLB फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है और 3 ईयर LLB फर्स्ट ईयर में है, तो ऐसे हर बच्चे को आप रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इस लीगल लैंप को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब भी करिए प्लस ज्वाइन भी कर लीजिए। और वो स्टूडेंट मेरे साथ लास्ट तक, फर्स्ट अटेम्प्ट तक अगर बना रहेगा, तो दोस्तों मैं वादा करता हूं कि उसके पास इतनी नॉलेज होगी, उसका देखिए सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो दूसरे फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं, बट मैं ये दावा करता हूं कि उसके पास इतनी नॉलेज होगी कि वो किसी भी एग्जाम को पास करने लायक हो। तो आप ऐसे सभी बच्चों को ये
चैनल ज्वाइन करा दीजिए। इसीलिए मैं डीप और डीप और डीप और डीप पढ़ाता हूं दोस्तों। इसके पीछे का कारण है दोस्तों, जब मैंने पढ़ाई की, जब जब मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ाई की, कुछ भी समझ नहीं आता और ना ही कुछ याद रहता है। और जब जब मैंने डीप पढ़ाई की तो दोस्तों मेरे माइंड पे पिक्चर की तरह छप जाता है और मैं कभी भूलता ही नहीं। और दोस्तों जब नए स्टूडेंट इस लॉ के फील्ड में एंट्री करते हैं ना, तो जो शुरुआत में वो लोग सीखते हैं वो उनके माइंड पर पिक्चर बन जाती है उनकी, और हमेशा के लिए उन्हें याद रह जाता है। और मेरा मानना है कि ऐसे स्टूडेंट जिनका पीछे मैंने अभी जिक्र किया, इनके पास 6 से 7 साल होंगे किसी भी एग्जाम में अपीयर होने के लिए, और 6 से 7 साल तक अगर इसी तरीके से डीप एंड डीप एंड डीप पढ़ते रहे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके पास कितनी इंफॉर्मेशन होगी। वो खुद भी अपने आप में चेक करने लायक हो जाएंगे कि ये यहां पर प्रोविजन गलत लिखा है या ये सही लिखा है। तो मैं लेकर चलता हूं आपको इस सेक्शन की जर्नी, कहां से शुरू हुई और आज तक क्या क्या चेंजेस आए हैं। उनसे आपका हर क्वेश्चन का जवाब आप कभी भी दे पाओगे, कभी आपको कोई डाउट में नहीं ला पाएगा। तो अब नोट करो कि आपको क्या ये बातें पता थी पहले। हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट कब आया था? 1872। क्या इससे पहले कोई एविडेंस लॉ नहीं था? लॉ रिलेटेड टू एविडेंस नहीं था क्या? देखिए, पर्टिकुलर नाम से नहीं था। यह तय है कि 1872 से पहले एविडेंस लॉ के नाम से, एविडेंस एक्ट के नाम से नहीं था, बट इनमें से बहुत सारे प्रोविजंस जो 1872 में लिखे गए, ये पहले लॉ में थे। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने पुरानी से पुरानी सीआरपीसी कब की सुनी है? द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या प्रोसीजरल लॉ पुराने से पुराना कब का सुना है? आज की डेट में अगर बात करें तो 2023 का लॉ चलता है, बीएनएसएस। उससे पहले की बात करें तो आपको सबको पता होगा 1973 सीआरपीसी हुआ करता था। इससे पहले की बात करें तो 1898 सीआरपीसी हुआ करता था। अगर कोई सज्जन हैं तो इससे पहले का द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बता सकते हैं? प्लीज बताइए कमेंट करके अगर आप लोगों को पता है तो, और अगर नहीं पता है तो आप कमेंट में लिखकर बताइए कि हाँ आपको अब नई इंफॉर्मेशन मिली। इससे पहले सीआरपीसी थी 1861, 1861 सीआरपीसी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आप 1861 से कंफ्यूज नहीं हो जाना, आईपीसी 1860 कंफ्यूज नहीं हो जाना। इंडियन पिनल कोड 1860 में बना था। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इस इंडियन पिनल कोड को अप्लाई करने के लिए द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1861 में बना था, सबसे पहली बार इंडिया के लिए था दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि पहली बार आपको ऐसा सुनने को मिल रहा होगा। दूसरा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था 1869, सीआरपीसी 1869। और यहां तक देख लीजिए आप, ये 1869, अभी तक 1872 आया नहीं है। इस ईयर में बना था एविडेंस एक्ट, बट इससे पहले तक द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1869 ये अमेंडमेंट वाला चल रहा था। और इसके अंदर कई सारे प्रोविजंस थे जिनको बोरो किया गया एज इट इज जब 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में से हटाकर उनको रख दिया गया नए एक्ट में जो एविडेंस एक्ट का था। उनमें से एक सेक्शन 27 भारतीय 27 इंडियन एविडेंस एक्ट, 27 इंडियन एविडेंस एक्ट भी थी। अर्थात ये जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट, आज की डेट की सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये पहले कहां थी?
ये पहले सीआरपीसी में थी। कौन सी सीआरपीसी में थी? फर्स्ट टाइम कहां आई थी? 1861 में आई थी। तो आपको देखना चाहिए कि जब ये 1861 में बना था ये प्रोविजन, जो आज 27 इंडियन एविडेंस एक्ट, 27 इंडियन एविडेंस एक्ट या 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम जब हम पढ़ रहे हैं, तो ये ओरिजिनली कैसा दिखता था? आप बिल्कुल जानना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन साहब जो आज दिखते हैं, जिनको हम देखते हैं, ये बचपन में कैसे दिखते थे, फिर कैसे दिखे कुछ साल बाद, और आज कैसे दिखते हैं। इसी तरीके से आपको जानना चाहिए, उससे आपकी मेमोरी शार्प होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जो डाउट्स आते हैं आप लोगों को, वो डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों की कि सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आज हम पढ़ते हैं, वो सेक्शन 1861 में कैसी दिखती थी और क्या क्या वर्ड्स थे। फिर 1869 में क्या उसमें अमेंडमेंट किया गया, और फिर जब 69 से 78 में अलग एक्ट बना एविडेंस के लिए, तो वहां पर क्या चेंज आया, और फिर जब यहां से आज 2023 वाला जब बीएसए बना, तो फिर क्या चेंज आया। देन आप कह सकते हैं कि हाँ, हम पूरी जर्नी 27 इंडियन एविडेंस एक्ट की समझ गए हैं। तो मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा, जब सबसे पहले ये सेक्शन 1861 बनी, तब क्या कहती थी, और तब आपको मैं बता दूं, ये सेक्शन हुआ करती थी सेक्शन 150 150 द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये सेक्शन हुआ करती थी सेक्शन 150। सीआरपीसी कौन सी है दोस्तों? ये 1861 वाली सीआरपीसी है, और ये वही सेक्शन है जो 27 इंडियन एविडेंस एक्ट बनी 1872 में। क्या लिखा हुआ था, थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करना, थोड़ी सी अटेंशन आप लोगों की चाहूंगा दोस्तों। हेडिंग देख लीजिए, सबसे पहले हेडिंग भी देख लीजिए, एक एक वर्ड पढ़ेंगे, और मैं जल्दबाजी किस लिए नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, और वो इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैंने थोड़ी देर पहले ही अपना पर्पज बता दिया है कि मेरे यहां पर पढ़ाने का पर्पज क्या है, तो आप जल्दी मत भागिएगा। हेडिंग कहता है, पुलिस ऑफिसर may give in evidence so much of any statement or confession made by the accused as relates distinctly to a fact thereby discovered। हेडिंग कहता है, एक पुलिस ऑफिसर उतनी इंफॉर्मेशन की एविडेंस दे सकता है जो इंफॉर्मेशन डिस्टिंक्टली रिलेटेड है फैक्ट डिस्कवर्ड से, जो फैक्ट उसने पाया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन कंसीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज, उसके लिए कोर्ट में एविडेंस दे सकता है। एक और बात नोट कर लो दोस्तों आप, कि जब जब एविडेंस वर्ड आएगा ना, तो आपके माइंड में पिक्चर बननी चाहिए कि ये बात हो रही है कोर्ट के सामने, या तो अपना ओरल स्टेटमेंट देने की या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए। अब मैं आपको यहां दिखाऊंगा कि सेक्शन 150 सीआरपीसी 1861 किस तरीके की थी जो आज 27 है। लैंग्वेज कहती है व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू, जब फर्स्ट टाइम ये सेक्शन आई थी तो प्रोवाइजो नहीं थी। फर्स्ट टाइम ही दिखा रहा हूं, शुरुआत कहां से होती है, when any fact is deposed to by a police officer as discovered by him। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कौन से वर्ड एक्स्ट्रा हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सेक्शन 27 में वो जो लिखा है any fact is deposed to this as discovered, कि किसने डिस्कवर किया, कौन डिपोजिशन कर रहा है, तो मैंने कहा पुलिस ऑफिसर डिपोजिशन कर रहा है। यही बात जब इनिशियली ये सेक्शन लिखी गई थी, तो ब्लैक एंड व्हाइट में एक्सप्रेसली पुलिस ऑफिसर वर्ड लिखा गया था, एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू बाय अ पुलिस ऑफिसर। तो डिपोजिशन किसका है, पुलिस ऑफिसर का, और क्या डिपोजिशन है, एज डिस्कवर्ड।
कि उसने इस फैक्ट को डिस्कवर किया था, पाया था, उसको मिला ये किसने? बाय हिम, डिस्कवर्ड बाय हिम, उसी ने डिस्कवर किया था। इन कंसीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। ये भी आपको मिलते जुलते वर्ड्स दिख रहे होंगे, बट आप पा रहे होंगे कि यहां पर एक फ्रेज मिसिंग है। एक फ्रेज मिसिंग क्या है? कि ये एक्यूज पर्सन कौन है? इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। तो वो जो वर्ड है इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर वो मिसिंग है। यहां पर जब फर्स्ट टाइम ये सेक्शन लिखी गई थी तो यहां पर वो वर्ड्स नहीं थे। इट मींस वो लेटर ऑन स्टेज पर ऐड किए गए। कब किए गए ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा। आगे देखिए, फिर लिखा है सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन, सेम है, कोई चेंज नहीं आया। सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन, ये वाली इंफॉर्मेशन का उतना पार्ट, सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, उतना पार्ट, वेदर, ये छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, वेदर इट अमाउंट्स टू अ कन्फेशन और एडमिशन ऑफ गिल्ट और नॉट, यहां आ जाते हैं सीधे सीधे। सच ऑफ इंफॉर्मेशन एज रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट डिस्कवर्ड। तो ये वाली एक्सप्रेशन सेम है, सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन एज रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट डिस्कवर्ड बाय इट मे बी रिसीव्ड इन एविडेंस। आज की डेट में लिखा हुआ है मे बी प्रूव्ड, पहले लिखा हुआ था मे बी रिसीव्ड इन एविडेंस। अर्थात मैं बार बार अपनी वीडियोज में बताता हुआ आया हूं, आज आपको सबूत दे रहा हूं। प्रूव्ड का मतलब, प्रूव करने का मतलब कैसे प्रूव किया जा सकता है? एविडेंस देकर। एविडेंस कैसी हो सकती है? ओरल एविडेंस, मौखिक, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेज। यहां पर प्रूव्ड को रिप्लेस किससे किया? रिसीव्ड इन एविडेंस को किससे रिप्लेस किया? प्रूव्ड से। अर्थात रिसीव्ड इन एविडेंस का मतलब होता है प्रूव, यानी एविडेंस देने का मतलब होता है कि आप प्रूव करना चाहते हैं उस एविडेंस से किसी फैक्ट को। वो फाइनली प्रूव हुआ या नहीं हुआ, इट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ओनली। क्योंकि जब आपने प्रूव्ड की डेफिनेशन पढ़ी, बहुत अच्छी वीडियो है दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रूव्ड की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो फिर आप भूल जाइए कि इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आप कभी सीख पाएंगे जी। आपको लिखना चाहिए प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड, साथ में लीगल नेम यूट्यूब सर्च बार में, और फिर देखिए वो वीडियो, जरूर देखना, मैं आपको रिकमेंड करता हूं वो वीडियो देखना। तो यहां पर ये जब डेफिनेशन, ये सेक्शन जब आपने देखी तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये वर्ड्स तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हैं और पुलिस ऑफिसर, और कुछ वर्ड यहां पर मिसिंग हैं। और इंफॉर्मेशन को जब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सच इंफॉर्मेशन, और एक बात बता दूं आपको दोस्तों कि यहां पर जो सच इंफॉर्मेशन वर्ड यूज हुआ है, क्या आप कमेंट करके बताने की कोशिश करेंगे कि ये सच इंफॉर्मेशन कौन सी है? क्या ये वो सच इंफॉर्मेशन है जो इंफॉर्मेशन एक्यूज से मिली, या ये सच इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है जितनी इंफॉर्मेशन की डिस्कवरी हुई है, जितनी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड फैक्ट की डिस्कवरी हुई है? आप कमेंट करके बताइए। मैं भी चेक करना चाहूंगा कि आप कितने फोकस, कितने अटेंटिव होकर मेरी वीडियोस को सुनते हैं। और आपका माइंड भी मैं अप्लाई कराना चाहूंगा, ऐसे ही नहीं कि आपने यहां से सुन लिया और फिर जाकर सो गए। अपने माइंड को आपने एक्टिव करना है, पैसिव होकर नहीं सुन पाए। तो इस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया है आगे, वेदर इट अमाउंट्स टू अ कन्फेशन, और आज की डेट में लिखा हुआ है और नॉट, वेदर इट अमाउंट्स टू कन्फेशन और नॉट। बट पहले इनिशियली जो एकदम बेसिक सेक्शन थी, सबसे पहले उसमें लिखा हुआ था वेदर इट अमाउंट्स टू अ कन्फेशन और एडमिशन ऑफ गिल्ट और नॉट। कितनी बातें लिखी? तीन बातें लिखी हैं, तीन यहां पर, कि वो इंफॉर्मेशन चाहे तो कन्फेशन थी, या एडमिशन ऑफ गिल्ट थी, या एडमिशन ऑफ गिल्ट नहीं थी। आज की डेट में आप स्ट्रक्चर देख लो कि अब वहां से और यहां तक चलते चलते क्या चेंज आया।
अब मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा कि जब ये सेक्शन अमेंड की गई, सेक्शन 150 ही है, सेक्शन 150 ही है, हाँ यही सेक्शन 150 द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1861 में अमेंडमेंट किया गया। कब? 1869। 1869 में जब अमेंडमेंट किया गया तो अमेंडमेंट के बाद क्या लिख दिया गया और क्या अमेंड किया गया, यह आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में अगला जंप सीधा का सीधा इंडियन एविडेंस एक्ट में होने वाला है। और इंडियन एविडेंस एक्ट वाली तो आपने देखी ही है सेक्शन 27, तो उससे जस्ट पहले वाली है। अब ये बीच वाली है, इंडियन एविडेंस आगे है और 1861 वो पीछे। तो ध्यान देना क्या चेंज आया है। देखिए सेक्शन 150 ही है, नंबर चेंज नहीं हुआ। हाँ प्रोवाइजो बन गया, प्रोवाइडेड दैट हो गया पहला चेंज। जब इनिशियली ये सेक्शन 1861 में आई थी तो प्रोवाइजो नहीं था, मेन प्रोविजन था। तो फर्स्ट टाइम प्रोवाइजो कब बना है? 1869 अमेंडमेंट के थ्रू। प्रोवाइडेड दैट, आगे पढ़ते हैं, व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू इन एविडेंस। क्या चेंज आया? आपको पिछले वर्ड्स ध्यान होंगे, लिखे होंगे तो स्क्रीनशॉट लिया होगा। पहला वर्ड था व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर, बट चेंज कर दिया व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू इन एविडेंस। अर्थात मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इस डिपोज्ड का मतलब क्या है। इस डिपोज्ड का मतलब है कि कोर्ट के सामने आकर पुलिस ऑफिसर ने, पीछे पढ़ा, कोर्ट में आकर अपनी एविडेंस दी ऑन ओथ कि हां मैंने एक फैक्ट की डिस्कवरी की है। अब वो फैक्ट की डिस्कवरी किसके कंसीक्वेंस में की? उसने कहा कि हां, पहले कह रहा था 1861 में कि इन कंसीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज करी, लेकिन 1861 में नहीं बोला कि वो एक्यूज मेरी कस्टडी में था। सिंपल इतना बोला कि वो मेरी कस्टडी में था, मेरी कस्टडी में नहीं था, मैंने अरेस्ट किया हुआ था, नहीं किया हुआ था, डजंट मैटर एज पर 1861। केवल बोला कि इंफॉर्मेशन मुझे एक्यूज से मिली थी, जो एक्यूज आज आपके सामने कोर्ट में है, इससे जो इंफॉर्मेशन मिली थी उसके परिणाम स्वरूप मैंने किसी फैक्ट की डिस्कवरी की थी। कब बोला? 1861 में। अब क्या हुआ? अब यहां से पुलिस ऑफिसर वर्ड हट गया। तो जो आज की डेट में आप मिसिंग पाते हैं, पुलिस ऑफिसर वहां लिखा हुआ नहीं है, वो कब से नहीं है? 1869 से नहीं। और हाँ, पुलिस ऑफिसर की जगह पर इस डिपोज्ड को एक्सप्लेन करते हुए लिख दिया है व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू इन एविडेंस। और क्या डिपोज करता है? एज डिस्कवर्ड। ठीक है, बिल्कुल सेम। इन कंसीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। यहां से आगे के वर्ड ऐड करे गए, और इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। यहां तक, यहां पर ये वर्ड्स, ये फ्रेज न्यूली एडेड हैं 1869 में। तो देखा आपने, सेक्शन 1861 से जब 69 में चेंज आया 150 सीआरपीसी में, तो क्या चेंज था? एक तो पुलिस ऑफिसर हट गया, और ये वाली फ्रेज और इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर ये ऐड कर दी गई। और एक ध्यान रखना, आज की डेट में ये और नहीं मिलेगा आपको। अरे 69 में और था, तो अब इस और के लिखे होने से क्या डिफरेंस आता है? तो वो इंफॉर्मेशन जब रिसीव हुई तो वो एक्यूज कहां था? जो एक्यूज आज कोर्ट के सामने है, ये उस समय कहां था? दोनों पोजीशन कवर होती थी इसमें। हालांकि बिना लिखे हुए भी, ये वर्ड्स अगर नहीं लिखे हुए होते तब भी कवर हो रहा था ये 1861 वाले में, क्योंकि वहां पर ओपन था, और ओपन वाले मामले में तो कुछ भी आ सकता है। मैंने बार बार आपको बोला है, किसी प्रोविजन में जितने एक्सप्रेशंस आप ऐड करते चले जाएंगे उसका मीनिंग नैरो होता चला जाएगा, जितने वर्ड्स कम करते चले जाएंगे उसका मीनिंग उतना ही ब्रॉड, वाइडर और ओपन होता चला जाएगा।
तो जब ये वर्ड्स नहीं थे तो ओपन था, वो एक्यूज कस्टडी में हो भी सकता था, वो एक्यूज कस्टडी में नहीं भी हो सकता था। अब इन्होंने एक्सप्रेसली उसको लिख दिया और लगाकर उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस और इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। वो इंफॉर्मेशन कभी भी मिली हो, बट और से ऐड किया था। फिर आगे का देख लीजिए, सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन वेदर इट अमाउंट्स टू कन्फेशन और एडमिशन ऑफ गिल्ट और नॉट। इट मींस इस वाले पोर्शन में आज तो चेंज है, लेकिन 61 से 69 में जब बना तो कोई चेंज नहीं किया। केवल और केवल कितना चेंज था कि यहां से तो पुलिस ऑफिसर हटाया गया और यहां पर ये और के बाद के इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर ऐड किया गया। So much of such information whether it amounts to confession or admission of guilt or not as relates distinctly, ये distinctly हमेशा से ही चला आ रहा है, to the fact thereby discovered may be received in evidence। आप पाएंगे कि ये thereby words पहले नहीं थे। 1869 में ये thereby आया और रिसीव्ड इन एविडेंस एज इट इज रखा गया, प्रूव्ड की जगह। तो आपने देख लिया कि जब ये 69 बना, 69 में अमेंडमेंट हुआ तो किस तरीके से चेंजेस आए। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों बातें आप समझ गए होंगे। अब मैं लेकर आता हूं फिर आपको सेक्शन 27, क्योंकि इससे आगे अब सीआरपीसी से इस प्रोविजन को उठाकर तीनों सेक्शन जो 24, 25, 26, 27 सीआरपीसी 1861 से उठाकर सीधे यहां बोरो किए गए इंडियन एविडेंस एक्ट में पहली बार जब ये आया। और इंडियन एविडेंस एक्ट में जो सेक्शन 27 के कंटेंट थे और आज जब 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कंटेंट हैं, तो इनमें कोई चेंज नहीं आया है, मामूली सा चेंज आया है, एक वर्ड हटाया गया है। हाँ, जब 69 से इंडियन एविडेंस एक्ट में आया तो चेंज आया है, वो मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा। तो देखिए ये कंटेंट है 1872 में जब इंडियन एविडेंस एक्ट बना और उसकी सेक्शन 27 बनी। कंटेंट वही है, क्या लिखा, प्रोवाइडेड दैट, यानी 69 से ही बोरो कर लिया गया। When any fact is deposed to as discovered, 69 से ही बोरो कर लिया गया। इन एविडेंस जो वर्ड्स थे यहां पर वो हटा दिए गए, उन्होंने सोचा कि ये अननेसेसरी है, इसकी आवश्यकता नहीं। फिर आगे इन कंसीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, और हटा दिया गया और कॉमा लगा दिया गया। ये और हटा दिया गया है और कॉमा लगा दिया गया है, मतलब कि इस एक्यूज को एक्सप्लेन कर दिया गया है, जबकि वहां पहले ही अपने आप में एक अलग ही फ्रेज थी और से ऐड किया गया था। बट यहां पर जैसे ही कॉमा लगाया गया और हटाकर, देखिए कितना बड़ा चेंज आया कि अब इस एक्यूज को ही एक्सप्लेन किया गया है इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। जब ये एक्यूज पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में था तब उसने कोई इंफॉर्मेशन दी, उस इंफॉर्मेशन के कंसीक्वेंस में पुलिस ऑफिसर ने किसी फैक्ट की डिस्कवरी की और ऐसा डिपोजिशन उसने एविडेंस में कोर्ट में दिया। ये था सब कुछ पुरानी सेक्शंस को मिला। पुलिस ऑफिसर भी मैंने बोल दिया जो 1861 में था, एविडेंस में डिपोज किया वो भी मैंने 69 से बोल दिया और हटाकर एक्सप्लेन कर दिया। और आगे देखिए क्या चेंज आया, सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन, जब इसको, ये तो एज इट इज है, लेकिन जब इसको एक्सप्लेन किया तो वेदर इट अमाउंट्स टू अ कन्फेशन और नॉट, तो वो कन्फेशन के बाद में और एडमिशन ऑफ गिल्ट और नॉट जो थे, तो ये एडमिशन ऑफ गिल्ट वाला पोर्शन हटा दिया क्योंकि उनको लगा कि ये भी रिपीटेशन है, कि एडमिशन ऑफ गिल्ट इज इटसेल्फ कॉल्ड कन्फेशन, तो रिपीटेशन लग रहा था, उन्होंने हटा दिया। आगे देखिए, एज रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट देयर बाई डिस्कवर्ड, इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है फैक्ट देयर बाई डिस्कवर्ड,
तो यहां से क्या हटा, ये मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम वाला कंटेंट दिखा रहा हूं, क्योंकि चेंज केवल और केवल इतना ही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम से, इंडियन एविडेंस एक्ट से जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आया है तो केवल एक वर्ड हटाया है, और वो ये है देयर बाई नहीं लिखा, वहां पर देयर बाई लिखा था। लेकिन मैं चेक करा रहा हूं अभी आपको, जब ये चेंज 69 से 72 में आया, 1869 से 1872 में आया, तब का मैं कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं। तो वहां पर आगे लिखा है जी, एज रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट देयर बाई डिस्कवर्ड मे बी रिसीव्ड इन एविडेंस को हटाकर मे बी प्रूव्ड कर दिया। तो यहां से भी आप समझ गए होंगे कि प्रूव्ड और रिसीव इन एविडेंस बिल्कुल सेम बात होती है दोस्तों, इसीलिए उन्होंने रिप्लेस कर दिया। तो अभी आपने देख लिया होगा कि सेक्शन, यही सेक्शन 1861 से सीआरपीसी से शुरू हुई, अमेंडमेंट हुआ 1869 सीआरपीसी में ही, जहां पर ये सेक्शन 150 थी दोनों जगह पर। अब यहां से सीधा बोरो किया गया 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट में, और सेक्शन बनी 27, और यहां के बाद में अब ये सेक्शन बनी है 23, और उसका प्रोवाइजो भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और केवल यहां से 27 से और यहां तक आने में केवल एक ये वर्ड हटाया है देयर बाय, और कोई चेंज नहीं। जो चेंज होने थे वो 69 में हो चुके। तो इतने चेंजेस को देखते देखते भी मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर हो गए। तो हमें अगर कहीं किसी प्रोविजन में कभी भी डाउट आए, तो आप इससे पीछे वाला लॉ क्या था वो देखिए। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एक सब्जेक्ट है प्रॉपर, उसमें जब आप रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे तो एक रूल का नाम है मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। मिसचीफ क्षति, क्या मिसचीफ हो रहा था, क्या मिसचीफ को इंप्रूव किया गया है, वो कहां से पता चलेगा? वो जब पता चलेगा जब आप पीछे वाला लॉ पढ़ेंगे। तो पीछे वाले लॉ कितने हैं? आज के पीछे पीछे अगर हम पढ़ें तो ये सेक्शन 27 जो आज 23 है, कहां कहां से घूम कर आई? 27 इंडियन एविडेंस एक्ट से 1872 में, उससे पीछे अमेंडमेंट हुआ सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट नहीं है 1869 का, ध्यान देना, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। उससे पहले भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1861 का था। तो ये जर्नी है सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट की, जो आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में सेक्शन 23 में पढ़ रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और मैं फिर से आपको कहूंगा कि आपको पेशेंटली पढ़ना है मेरे साथ। भाग भाग के मैं नहीं पढ़ा सकता, मुझे खुद संतुष्टि नहीं होती है। जब मुझे खुद संतुष्टि नहीं होती है तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि मैंने, शायद आपको, मुझे लगता है कि मैंने आपको संतुष्टि नहीं किया है, कुछ ना कुछ कमी रह गई है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और जब तक मुझे ऐसा लगता रहेगा मैं आपको पढ़ाता और डीप पढ़ाता। तो दोस्तों कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। 24 घंटे के पब्लिकेशन के 24 घंटे के बाद भी अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।